देखती आंखों और सुनते कानों को अल्ताफ पारेख और शिमाला आरिफ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक सेमिनार में मौजूद है जो कि रियल सेक्टर के हवाले से किया जा रहा है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हवाले से कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और किसने क्या कहा। चलिए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अकील करीम डेडी साहब मौजूद है जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि रियल सेक्टर के हवाले से ये जो सेमिनार मुनक्किद हुआ है इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस सेमिनार के हवाले। देखिए, आज का मकसद तो ये है कि जो गवर्नमेंट ने हर्डल्स क्रिएट किए वो ख़त्म की जाए। तो डेफिनेट हर आदमी का राइट बनता है, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर से काफ़ी लोग वाबस्ता हैं और गवर्नमेंट अगर इसी तरह हर्डल्स क्रिएट करेगी तो ये कारोबार मुतासिर होगा। और जब कारोबार मुतासिर होगा तो जाहिर बात है कि आप यही सेक्टर आगे जाके कन्वर्ट होकर हाउसिंग में कन्वर्ट होता है और यहाँ से आप इनकम टैक्स भी लेते हैं, एडवांस इनकम टैक्स, जो बाद में जाके एडजस्टेबल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ख्याल करने की ज़रूरत है। फिर 7E के हवाले से इनकम टैक्स से आपको परमिशन लेना है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फजूल है और ये करप्शन बढ़ाने वाला काम है। इससे गवर्नमेंट को वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से जो हमारी बात हुई है वो तो उसको ख़त्म तो कर देंगे। इसके साथ जो वेल्थ टैक्स की तरह उन्होंने एक टैक्स लगाया है जो मैं समझता हूँ इलीगल है। इस तरह के टैक्स लगने नहीं चाहिए। आप एक प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं, फिर उसका 5% हिसाब करके बताएंगे रेंट क्या होना चाहिए, फिर उसके ऊपर 1% पे आपने टैक्स लेते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के टैक्स लगने नहीं चाहिए। और रियल इस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हज़ारों लाखों लोग वाबस्ता है उससे। और जिस तरह आप सारे इंडस्ट्री से डायलॉग करते हैं बजट से पहले, तो आपको चाहिए कि इनके साथ भी मिल के बैठें और डिसीज़न लें, और वो आपको ज़्यादा बेहतर डिसीज़न बताएंगे कि टैक्स अगर आपको चाहिए तो हम आपको रास्ता बताते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर की मर्ज़ी के बगैर आप इस तरह के टैक्स ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच सर। जाए तो वो पहले जाके वहाँ पे करेगा और उसके बाद हो, क्योंकि वो पोर्टल नहीं है। टैक्स लगाने या टैक्स लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और टैक्स देने से भी कोई नहीं पाकिस्तानी घबराते। टैक्स वो दे रहे हैं, आपको पता है। आप कोई भी चीज़ लें, एक माचिस लेते हैं उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल पे आप कितना टैक्स दे रहे हैं और कितनी लेवीज दे रही है, ठीक है ना। एक जो है ना वो जो रेडियो नहीं सुनते आप उसका टैक्स दे रहे हैं, जो टीवी नहीं देखते बेचारे उनसे आप टैक्स ले रहे हैं। टैक्स देने से ये कौम नहीं घबराती, लेकिन टैक्स लेने का जो तरीका है उसको आसान होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये जो है ना, एक तो क्योंकि ये टैक्स से इस इंडस्ट्री को नुकसान होगा, इस मुल्क को नुकसान होगा, इसके चारों सूबों 5 को भी नुकसान होगा। जहाँ जहाँ पे ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है सूबाई सतह पे उनको भी नुकसान होगा। क्यों कि ये जब कारोबार बैठेगा इसके कलेक्शन जो इनकी टैक्स की है वो कम हो जाएगी और ना होने के बराबर होगी। अच्छा, दूसरा जो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो रियल इस्टेट से वाबस्ता तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रियल इस्टेट चलती है तो 72 इंडस्ट्रीज़ का कारोबार चलता है, वो भी बुरी तरीके से जो है ना वो उन पे भी जो है ना बुरी तरीके से डाउनफॉल में जाएंगे। क्यों कि उनकी प्रोडक्शन रुकेगी, उनकी जब प्रोडक्शन रुकेगी उनकी सेल रुकेगी। उससे क्या होगा कि उनके यहाँ जो कारोबार है उस पर भी वो भी मांद होगा। उससे क्या होगा कि बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो क्राइम जन्म लेगा। क्राइम जब जन्म लेगा तो मुल्क में आपको पता ही है कि फिर क्या होगा। और ऑलरेडी इस वक्त भी आपको पता है कि किस तरह हमारे यहाँ जो नौजवान जो हैं बेचारे वो क्या करते हैं कि वो स्नैचिंग कर रहे हैं, वो डकैतियाँ बढ़ रही हैं। ये सारी बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो सर, हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियात फराहम की जा रही है कि भाई आएँ आप यहाँ पे कारोबार करें, कारोबार के अगर जितना आप कारोबार को वसी से वसी तर करेंगे इतना आप रेवेन्यू कराची और सिंध को जनरेट करेंगे। तो सर ये इसके बारे में कुछ कहेंगे? आपका ये सवाल जो है वो इतना अच्छा सवाल है कि मैं ये कहता हूँ कि इसका जवाब मैं ये दूंगा आपको कि दुनिया के जो सीधा मुल्क है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ आप दुबई को देख लें, सिंगापुर को देख लें, मलेशिया को देख लें, कनाडा को देख लें, और दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने रियल इस्टेट को प्रमोट किया और वो आज तरक्की के किन मज़ाइल पर और किन मंजिलों पे जा रहे हैं, ठीक है ना। उनकी इकॉनमी कहाँ जा रही है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है, ठीक है ना। उनके यहाँ रोज़गार के जो ज़रिए हैं वो कहाँ हैं और उनका जो GDP जो है वो कितना बड़ा है, उसमें कितनी इम्प्रूव हुई है, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या कि हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है,
जीडीपी हमारा कम हो रहा है, हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, और हम क्या है कि दिन ब दिन इन्हिसार पे जा रहे हैं कि हम आईएमएफ से लोन मिल जाए, हमें किसी दूसरे इदारे से लोन मिल जाए। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस इंडस्ट्री को, बल्कि मैं कहूँगा कि इसको मराठी पैकेज देना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री चले। जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो इस मुल्क के जो लोग हैं वो बरसर रोज़गार होंगे। जब ये बरसर रोज़गार होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यानी आपके कहने का मकसद ये भी है कि मंसूबा साजी करने वाले जो समझे कि वो कारोबारी नहीं है, अगर कारोबार होते तो कारोबार के मसाइल को भी आगे लेते हैं और आप लोगों से मशवरे भी लेते हैं सर। बिल्कुल, देखें हमेशा जब होता है कि कभी भी किसी भी सेक्टर पे अगर कोई चीज़ आपने करनी है, इम्पोज करनी है, कोई टैक्स लगाना है या उसमें कोई इस्लाहात करनी है, तो उस सेक्टर से जो वाबस्ता लोग होते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो आईएमएफ ने कहा उसको अनुमान, मैं आपको बताने मुझे फ़ख्र होगा कि हमारे के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लिखा किया, और अगर आप उनसे भी सवाल करें कि यार इस टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, इसके क्या है, तो कोई किसी को नहीं पता, उनको खुद भी नहीं पता। तो मकसद ये कहने का कि हम ऐसी चीज़ें करने चले जाते हैं और ऐसे लोगों पे फ़ौरन रातों रात कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर ऐसा जो ना वो कर देते हैं सादर कि भाई आपने कल से ये करना है। भाई कल से करना है तो उससे पहले कोई होम ग्राउंड पे कोई होमवर्क किया जाता है, उस पर कुछ भी नहीं और उस पर किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका अल्टीमेटली नुकसान हमारे जो मुल्क होता है, क्योंकि हम उस पर हमारी टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाती है। तो इसलिए वो नुकसान क्या होता है, मुल्क होता है, फिर सूबों को होता है। तो डेफिनेटली हमारे सूबा सिंध पे भी इसको फ़र्क पड़ेगा, पंजाब में भी पड़ेगा, केपी में भी पड़ेगा, बलूचिस्तान में भी पड़ेगा, खुद इस्लामाबाद में भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ नादिर ओझा साहब मौजूद है। आइए चलिए इनसे जानते हैं ये जो सेमिनार पूरा इन्होंने मुनक्किद करवाया है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वो आपकी दुआ से। सर, इस सेमिनार के हवाले से हमें बताइएगा कि ये किस लिए करवाया गया है और आप इस सेमिनार के बाद कितने पुरुमीद हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, ये सेमिनार बेसिकली कन्वेंशन जो एहतजाजी कन्वेंशन था, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रियल्टर और बिल्डर्स हाउसिंग स्कीम में जो हर्डल्स पैदा कर दिए हैं, हम उसके ख़िलाफ़ थे कि ये 7E है, एडवांस टैक्स है, कंस्ट्रक्शन पर एडवांस टैक्स है, और ये जो आप FBR से आप कमिश्नर से नोटिस लेके आए 7E का, ये इस तरह के है। ये बेसिकली टैक्स के मामला नहीं है, ये हर्डल्स हैं। ये इस रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर को बर्बाद करने की कोशिश है। तो हम ये समझते हैं कि भाई ये सरासर जुल्म है, हमारे लोग बड़े माशी बुहरान में हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बाला तक अपनी बात पहुँचाएँ और वो सुने और जो हमारी जायज़ मुतालबात हैं उससे तस्लीम करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कल इंशाल्लाह आप लोगों की एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, तो इस हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं? जी, उन्होंने अभी कमिटमेंट तो की है हमें कुछ इस तरह की, तो वो कबल इस वक्त होगा कि कोई अनाउंस करे। कल इंशाल्लाह मीटिंग्स होती है, तो इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अगर जो उन्होंने बात की है उससे पर्दा अगर वो उसे मान लेते हैं तो ये सबके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। आवाज़ अच्छी रही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नदीम ओझा साहब मौजूद है। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि ये जो सेमिनार मुनक्किद करवाया गया है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये सेमिनार आज मुनक्किद किया गया फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की जानिब से। इसको इनेकाद करने का मकसद ये था कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो ज़ालिमाना टैक्स रियल्टर्स पे लगाए जा रहे हैं, इससे रियल्टर्स का माशी कत्ल हो रहा है और हम अपनी आवाज़ रेज़ करना चाहते हैं और हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि इस तरह के टैक्सेस लगा कर ना सिर्फ आप मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुँचाएँगे, बल्कि रियल्टर्स के इससे मुंसलिक जितने भी शोबे जात हैं, इसके साथ कंस्ट्रक्शन भी मुंसलिक है और बिल्डर्स और डेवलपर्स, उसके साथ मज़दूर तबके और इसके अलावा इलाइट 50 इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उन सब को तबाही और बर्बाद कर देंगे आप। और ये सारी की सारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, रियल्टर जितने भी हैं, वो सारे के सारे तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इन ज़ालिमाना टैक्स को फिलफौर वापस किया जाए और रियल्टर्स के लिए मराद दी जाए जिस तरह दीगर ममालिक में दी जाती हैं, क्योंकि रियल्टर्स जो हैं वो किसी भी मईशत में बैकबोन का हिस्सा रखते हैं। हमारा टैक्स रेशो सबसे ज़्यादा है और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह दीगर ममालिक में मराद दी जा रही है इन्वेस्टर को रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गोल्डन वीज़े की मराद दी जाती हैं, पासपोर्ट की मराद दी जाती हैं, और हम पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे मुल्क का असासा है, उनकी एक वालियाना मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि दीगर ममालिक में उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मराद मौजूद है और फिर हम बताएं उनको दे क्या रहे हैं, हम सामने से उन्हें दे रहे हैं टैक्सेस। तो हम हुकूमत पाकिस्तान को से ये गुजारिश करते हैं कि इन टैक्सेस को फिलफौर वापस लिया जाए, ये हर्डल्स ना किए जाए,
टैक्स हुकूमत का हक़ है। हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन टैक्स देने के तरीक़ेकार होते हैं। आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनके साथ आप कम्युनिकेट करें, फिर आप कोई टैक्स मैकेनिज़्म बनाएं। क्यों नहीं आपको टैक्स मिलेगा? आपने जो पिछले टैक्स कलेक्शन का रेशो देखा है और इस वक्त जो आपने ज़ालिमाना टैक्स लगाए, इसके बाद आप अपनी कलेक्शन देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके ये गलत फ़ैसले हैं और इन गलत फ़ैसलों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके लिए आज का ये कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है और मज़ीद भी हम कन्वेंशंस करेंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, और हुकूमती ऐवानों में अपनी बात पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ नरगिस मेमन मौजूद हैं जो कि बहुत ही मारूफ होस्ट हैं। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि रियल सेक्टर के हवाले से ये जो इवेंट हुआ इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम नरगिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नरगिस, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो इवेंट था रियल सेक्टर के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप देखिए, इस टाइप के सेमिनार बहुत ज़रूरी है क्योंकि महंगाई ज़ाहिर है लोगों की कमर तोड़ चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, हर चीज़ में महंगाई है, टैक्सेस का हर जगह रुझान है। जितना लोग खा नहीं रहे, कमा नहीं रहे, उतना जो है इन चीज़ों में जा रही है। आप बिजली ले लें, आप टैक्स ले लें, बिजली के बिल देख लें, आप ग्रॉसरीज़ देख लें, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो इस तरह के सेमिनार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जुल्म की आवाज़ जो है हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ऐसे सेमिनार जो है वो आम पब्लिक को अवेयरनेस देने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नासिर जावेद साहब मौजूद है। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि रियल सेक्टर के हवाले से ये जो इतना ज़बरदस्त इवेंट हुआ और यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि एहतजाज के हवाले से भी कुछ तैयारियाँ चल रही है, तो आइए इनसे चल के जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आज का ये सेमिनार जो टैक्सेस इम्पोज हुए हैं हमारी कम्युनिटी के ऊपर, उसके हवाले से था। तो इंशाल्लाह हुकूमत के साथ कल हमारे मुज़ाकरात हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल से कल को ब्रेक थ्रू होगा, हमें इंशाल्लाह कल कामयाबी मिलेगी। तो ये इसका कन्वेंशन का मकसद जो था वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्या मसाइल है और उनका हल क्या है। तो उसके लिए एक सेमिनार था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। तो आप सब ने बड़ी अच्छी कवरेज की, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इतना ज़्यादा जो सेल्स टैक्स तो वैसे ही लगा हुआ था, मज़ीद जो लगाया गया है, इस हवाले से आपका अगला क्या लाया अमल है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अगला अमल मैंने आपको बताया कि हमारी कल मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी टैक्सेस लगे हैं इनके ऊपर कल को ब्रेक थ्रू होगा। हमारे हुकूमत के मुज़ाकरात कल मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इस पर पुरुमीद हूँ अपने अल्लाह के यहाँ कि कल अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा और ये जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इंशाल्लाह दोबारा से बूम पकड़ेगी अल्लाह के फज़ल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मियां नईम साहब मौजूद है। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि इस सेमिनार के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा सेमिनार के हवाले से तो आपका क्या कहना है और आगे आप लोगों का क्या लाया अमल है? बात इस तरह से है कि जो हुकूमत ने इस वक्त हमारे रियल एस्टेट के कारोबार पर शबे खून मारा है, उसके लिए हमारा ये कन्वेंशन था कराची डिफल एरिया में इन्होंने अरेंज किया था और हम लाहौर से मैं तशरीफ़ लाया हूँ। मैं आल लाहौर रेडर एसोसिएशन का पैटर्न इन चीफ़ हूँ। आज ये लाहौर में फंक्शन हुआ है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम लाहौर में करने जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने होश के नाहू ना लिए और 7E का टैक्स वापस ना लिया तो इंशाल्लाह तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी सड़कों पर होगी और दमादम मस्क के अंदर होगा। फिर हुकूमत को पता चलेगा कि जो इन्होंने हमारे कारोबार पर शबे खून मारा है इसका रिजल्ट क्या निकलता है। शबे खून के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि टैक्स ज़्यादा लगे हैं ना? टैक्स ज़्यादा नहीं लगे, इन्होंने आम आदमी के लिए छत खरीदने का ख्वाब जो है उसको ख्वाब से भी ख़त्म कर दिया है। पहले हमारे आम आदमी जो है अगर एक बंदा 1 करोड़ रुपये घर खरीदता है उसके ऊपर 22 लाख रुपए टैक्स लगा दिया है। और जो 7E का मामला है ये बिल्कुल कतई तो हमें कबूल है ही नहीं, इसको हुकूमत को वापस लेना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी, तो नाज़रीन मियां साजिद साहब यहाँ मौजूद है। ये चलिए इनसे जानते हैं कि सेमिनार के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मियां साजिद रफ़ीक, CEO शामी रियल एस्टेट। आज का सेमिनार जो है वो रिगार्डिंग IMF के जो नया एक पॉलिसी है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी लगाई है रियल एस्टेट सेक्टर पे, उसके लिए था। और हमारे आज जो जितने भी यहाँ पर अहदेदारान थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसके ऊपर एक्शन लिया है और पूरी पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट सेक्टर बरादरी है वो सारी मुतहद है और इंशाअल्लाह ताला इस जो रियल एस्टेट सेक्टर के अगेंस्ट जो जिस तरीके का डिसीजन लिया है सब उसके साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसका भरपूर दफ़ा करेंगे। कल नेशनल असम्बली में हमारी इस पे डिबेट भी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये कल मामला हल हो जाएगा। अच्छा सर,
हमारे नाज क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, मौजूदा जो सूरत हाल है उसके साथ बहरिया टाउन का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अब आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो डाउन हो गया है। तो बहरिया अपनी तेज़ी पे है। बहरिया का आपने देखा होगा पूरे कराची में बहरिया ने एक तफरी मुकाम का एक प्रॉपर जो है वो जगह बना ली है इस कराची शहर में, सिंध शहर में। जब भी लोग बाहर से आते हैं, बैरून मुल्क से आते हैं, तो लोग अपने लोग वहाँ लेकर जा रहे हैं, उनको इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहरिया टाउन ने लोगों के दिल में इंटरटेनमेंट में जगह बना ली है। रिहायशी ऑलरेडी वहाँ पर सेटल है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला आप बहरिया को दोबारा बढ़ता चढ़ता देखेंगे। बहरिया तो अगर देखा जाए तो वैसे वहाँ पर तो मेरा ख्याल से जहाँ तक मैंने अब तक बहरिया देखा है उसमें समझ ले कि पूरी दुनिया की हर तरह की सहूलियात हर चीज़ मौजूद है। तो बहरिया तो एक वैसे ही लोगों का ड्रीम ख्वाब है। तो वहाँ रियल सेक्टर के हवाले से आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बहरिया का रियल एस्टेट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था, अभी भी अच्छा काम कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे आप देखेंगे कि बहरिया की कम्युनिटी रियल एस्टेट सेक्टर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फ्रंट फुट पे लीड करता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। नाज़रीन, जौहर इकबाल साहब से हम पूछते हैं कि इस सेमिनार के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं प्रेसिडेंट डिफक्लेरिया हूँ और ये सेमिनार हमने सनसेट क्लब में ही जो है वो मुनक्कद कर रहा था। और अब मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम मेहमानों का, ख़ास तौर पे मुसरत एजाज़ ख़ान साहब का, नादिर रोज़ा साहब का, लाहौर से, इस्लामाबाद से तमाम आए हुए मेहमानों का। और देखें ये सेमिनार जो है एक्चुअल तो जो है वो हम शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले का एक सेमिनार जो है एक एहतजाजी जो है वो हो चुका है आपका इस्लामाबाद में, और दूसरा जो है वो डिफक्लेरिया ने यहाँ अपने प्रीमिसेस में कराया है। तो ये कराची का सेमिनार सबसे बड़ा सेमिनार था। टैक्सेस के इशू हैं जो हम कायमा कमेटियों में जाके हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कल हम जो है उस कमेटी के सामने दोबारा पेश हो रहे हैं। मैं आज ही इस्लामाबाद से आया हूँ, कल वहीं मौजूद था सरदार ताहिर के साथ, और अब फिर सुबह जा रहा हूँ इस्लामाबाद। और अपने तमाम लोगों से भी ये अपील कर रहा हूँ कि वो दुआ करें कि मामलात जो है वो टेबल पे हल हो जाएं। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल हमीद असलम साहब मौजूद है जो कि एक मारूफ बिजनेसमैन है। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि रियल सेक्टर के हवाले से आज जो सेमिनार हुआ इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी डेफिनेटली ये एक इश्यूज़ है। एक तो मार्केट में मंदी चल रही है, कोई चीज़ें बिक नहीं रही है, ऊपर से गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी है तो जिसकी वजह से मज़ीद तकलीफ़ात बढ़ गई है। लास्ट ईयर एक E7 कहलाता है कि एक इंसान के अगर वो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पर उस पर रेंटल लग गया है, और इस मरतबा कुछ उन्होंने वो एडवांस टैक्स लगा दिए हैं, तो ट्रांसफ़र रुक गया, पूरा काम ठप गया। एक तो मार्केट में मंदी चल रही है और ऊपर से इन्होंने टैक्स लगाया, तो डेफिनेटली रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं तो काम रुक जाएंगे। जिसकी वजह से ये सारे जमा हुए, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। आपने लाहौर से भी देखा, इस्लामाबाद पे देख रहे हैं, सिंध से भी आए हैं, कराची तो ज़ाहिर होस्ट है तो वहाँ भी आए हैं। तो अपना मुतालबा मंजूर कराना चाह रहे हैं, जो टैक्स लगी हैं उनको ख़त्म कराना चाह रहे हैं, और उनका हक है कि वो टैक्स ख़त्म हो। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब वो हर कदम पर दे रहे होते हैं और ऊपर से उन पर मजीद लादा जाएगा तो कैसे चलेगा रियल सेक्टर। डेफिनेटली हम भी आए तो उनके साथ उनके। नाज़रीन, एजाज़ साहब से पूछते हैं कि ये रियल सेक्टर के हवाले से इनका क्या कहना है। आज जो सेमिनार मुनाकिद हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस सेमिनार के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अब आपको कितनी उम्मीद है। एक गुजारिश करूं, हुकूमत के ज़ालमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी का सख्त रद्द-ए-अमल, आज का कन्वेंशन, इस्लामाबाद का कन्वेंशन, और हकीकत में जब किसी के रिज़्क़ को और उसके बच्चों के रिज़्क़ को बर्बाद किया जाता है तो एक बात याद रखिए, खरगोश शेर बनता है। हुकूमत का काम है माँ का दर्जे के तौर पर अपने मुल्क के बिज़नेसमैन का ख्याल करे, और जो हुकूमतें बिज़नेसमैन का ख्याल करती हैं उन्हें दुनिया में भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। बिज़नेसमैन अपना मुल्क और उसकी मईशत चलाना जानते हैं। लेकिन इनकी हमारी बदकिस्मती, ये लोग रियल एस्टेट एजेंट पर मुसलसल टैक्स डालते चले जा रहे हैं। हत्ता कि आज ये कैफियत हो गई है कि 1 करोड़ का एक गरीब आदमी जो 5 मरले का घर ख़रीदता है उसको 19 लाख रुपए ट्रांसफ़र की मद में देना पड़ता है। इन जालिमों को अंदाज़ा है कि एक गरीब आदमी घर ख़रीदने के लिए 1 करोड़ रुपया 40 साल में इकट्ठा करता है, और ये जुल्म देखें कि एक गरीब आदमी को कहते हैं अपने नाम ट्रांसफ़र कराने 19 लाख रुपया दो। इस जुल्म के ख़िलाफ़ कारोबार को बचाने के लिए, अपने रियल एस्टेट कम्युनिटी की बका के लिए फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान पूरे मुल्क में वेकअप कॉल दे रही है, और ये वेकअप कॉल जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल होगी तो फिर इंशाअल्लाह डी चौक में
पूरे पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में रियल एस्टेट एजेंट अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे होंगे। थैंक यू सो मच। ब्रूटल टैक्सेस के खिलाफ और पूरे कराची के रियल एस्टेट एसोसिएशन है जमा है, सरापा एहतजाज है। और ये एहतजाज सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर है कि रियल एस्टेट के काम के ऊपर शबनम मारकर 7E का एक नाजायज़ जालिमाना और जाबराना टैक्स जो है मुतारिफ कराया गया, जिसके खिलाफ FOR और पूरे कराची की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम डेफ्ट एरिया उसके शाना बशाना अपने रियल्टर्स बरादरी के लिए खड़ी है। यहाँ पर डेफ्ट एरिया के मैनेजमेंट कमेटी के सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में हमारे बिलाल तालिब साहब भी मौजूद हैं और गैंडिया टाउन से, और मोहम्मद जैन साहब दराको से, दीगर सारे हमारे मौजूद हैं सारे लोग। और ये सब यहाँ पर मौजूद हैं इस चीज़ पर एहतजाज करने के लिए कि जो हुकूमत की जानिब से इस हालिया बजट के अंदर जिसका तस्करा पहले बजट में ना था, SRO में किया गया, और वो इन्होंने जो टैक्सेस में इजाफा किया अपनी जगह पर, लेकिन जो इन्होंने 7E का कानून जो जालिमाना और जाबिराना पूरे रियल एस्टेट कम्युनिटी जो तकरीबन पूरे कराची पाकिस्तान भर के अंदर 40 लाख के करीब ये रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनका कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। और आज इस तरह बस एहतजाज इसलिए मौजूद है कि इस जालिमाना जाबिराना टैक्स 7E को ख़त्म किया जाए। मैं मेरे भाई जानी मौजूद हैं बिलाल तालिब साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस जालिमाना ब्रूटल टैक्स के ख़िलाफ़ जो FOR और कराची के अंदर डेफ्ट एरिया पूरी तमाम कराची के रियल एस्टेट एसोसिएशन सब तरफ एहतजाज हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी कन्वेंशन कर रहे हैं। इस हवाले से अपना इज़हार ख्याल करें। तमाम जो डेफ्ट एरिया के मैनेजमेंट है और बाकी तमाम तरह उनके जो मेम्बरान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा जब भी रियल एस्टेट के ऊपर कोई भी जो है खुशामखून मारा गया इस बिजनेस के ऊपर या इसके साथ कोई भी जुल्म ज़्यादती की गई है, तो आपकी जो एसोसिएशन है वो हमेशा एक लीडिंग रोल प्ले किया उसने। और अभी इस वक्त मुझे जो 7E का एक ना समझ आने वाला कानून है जिसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही और जिसकी कोई रीज़न नहीं समझ आ रही, टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं ताकि जो पैसे ज़्यादा इकट्ठे किए जा सके। एक सिंपल लफ्ज़ों में यही होता है। लेकिन ये वाला जो कानून है उसके बाद तो आपने जो पहले चल रहे जो टैक्स की जो थी वो भी बिल्कुल आपने ख़त्म कर दी। उसके बाद उसके ऊपर भी आपने लोगों के जो दफ्तर है उसके ऊपर ही ताले मार दिए, आपने से कारोबार को इंडस्ट्री को ही बंद कर दिया। तो ये कोई समझ ना आने वाली चीज़ है। ये तो इसकी सीधा उनको लगता है शायद इन लोगों के कोई अपने जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ में है कि पाकिस्तान की जो पैसा है या यहाँ का जो चलता हुआ इकॉनमी का पहिया है ये बंद होना चाहिए। शायद उन लोगों के कुछ ऐसे इंटरेस्ट है, उसी के लिए ये जो 7E जो है वो लेके आया गया। मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमारी पूरी जो रियल एस्टेट की जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से लेगी और वो उन लोगों के दर्द को महसूस करेगी जो कम रिसोर्सेज रखते थे और अभी इन तमाम ब्रूटल टैक्सेस की वजह से उनके दफ्तर बंद हो रहे हैं। उनके पास उनको अपने बच्चों के जो रोटी के जो लाले पड़े हुए हैं, जो अपने दफ्तर उनके जो है वो किराए ना देने की वजह से जो मालकान है वो उनके सील कर रहे हैं और उनको उनका सामान उठा के बाहर फेंका जा रहा है। आप ये देखें कि इसी कराची का जो सदर बाज़ार है उसने देखा कि जब रक्षा यूनियन के ऊपर उनके लिए जो चलान थे उसकी अमाउंट बढ़ाई गई तो उन लोगों ने उसको बंद करके तो अपने तमाम तर मुतालबात जो है वो मनाए गए। इसी तरह से इस्लामाबाद की सड़कों ने देखा कि किसानों के ट्रैक्टरों ने जो वो थे उन्होंने अपने तमाम तर मुतालबात पूरे मनवा के तो वो फिर वापस गए। तो हम इसी तरह से अपनी तमाम जो रियल एस्टेट बरादरी है और रियल एस्टेट की जो लीडरशिप है उसका तौर पर रखते हैं कि इंशाल्लाह वो भी अपने तमाम तर जो मुतालबात हैं इस बिजनेस की जो संस है इनको बहाल करने के लिए इंशाल्लाह अपने मुतालबात वो मनवाने के लिए हर हद तक जाएंगे। थैंक यू सो मच। रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ मून है। मेरा ताल्लुक़ जामी स्टेट से, डिफेंस कमर्शियल जामी कमर्शियल में मेरा ऑफ़िस है और मेरे गुलशन में भी ऑफ़िस है और मैं ये प्रॉपर्टी का काम तकरीबन 1977 से कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 35-40 साल हो गए और प्रॉपर्टी के बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारी वैल्यूएशन हमने देखी है। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट के जो सेक्टर है इसके अंदर जो आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और FBR जो है वो इस वक्त प्रॉपर्टी के जो लेन देन के मामलात हैं उसके अंदर उन्होंने वो वाले टैक्सेस लगा दिए हैं जो एक आम आदमी के लिए भी बड़े मसाइल का हल हो गया है। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर किसी भी आम आदमी के लिए कोई रिहायशी स्कीम नहीं, कोई सहूलत नहीं। हर आदमी अपने पैसे जमा करके, अपनी जमा पूंजी करके एक छोटे से फ्लैट का मालिक बनता है। दौलतमंद बंगलों वालों को आप छोड़ दें, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर वो टैक्सेस लगा दिए हैं कि वो अपनी जमा पूंजी जमा करके जो फ्लैट के लिए पैसे और कर्ज़ा लेके जो जमा करता है उसके अलावा तकरीबन 16.5-18% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया।
वो टैक्स के भी पैसे वो भरे जब जाके वो अपनी ज़ाती मिल्कियत या अपने ज़ातियत के फ्लैट का मालिक बन सकता है। अदरवाइज़ वो किराया भरता रहे, अपनी ज़िंदगी को जो है तकलीफ़ में गुजारता रहे, अपने बिल भरता रहे। बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान इनके लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल कर दी है। बैंक से लोन लेने के जाता है तो 22% 23% उसको सूद देना पड़ता है। अगर वो किसी पठान से कर्ज़ा लेता है तो उसका मकान ही गया समझो। अब बिल्डर जितना भी है, बिल्डर पहली बुकिंग में ही उसके पैसे खा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा वो कहीं जाता है तो ब्रोकर उसके पैसे खा जाता है। तीसरी दफ़ा जब उसको जाके कहीं फ्लैट मिलता है तो गवर्नमेंट के इतने टैक्स हैं, यानी अगर फाइलर है तो वो 3% ख़रीदार एडवांस टैक्स भरेगा। और जो इस वक्त इन्होंने जो वैल्यूज़ रखी हुई है छोटे से फ्लैट की, कराची के किसी इलाके में भी आप कम से कम इलाके में भी ले लें तो 35-40 लाख रुपए से कम का कोई ऑफिशियल वैल्यू का फ्लैट नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। उस वैल्यूज़ के ऊपर अगर आप देखें 3% उसको, अगर नॉन फाइलर है तो उसको 6% उसको एडवांस टैक्स देना है। इसके बाद उसको 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है। इसके बाद उसको जो है ब्रोकरी देनी है। उसके बाद जाके वो कहीं जाके उसका प्रॉपर्टी का अपने मालिक बनेगा। जिस वक्त पाकिस्तान बना, कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो वह कायद-ए-आज़म ने पूरे कौम से कहा था कि हम एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ आप आसानी से रहोगे, आज़ादी से रहोगे, अपनी ज़ाती मिल्कियत बना के रहोगे, अपने ज़ाती फ्लैट बना के रहोगे। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगा दिए हैं जिसमें एक आम आदमी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए परेशान है। थैंक यू सो मच सर। हैं उन सब के लिए हम सब मिलकर आज के इस कन्वेंशन में, आज के सेमिनार में गुफ्तगू करें और पूरे पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए एसोसिएशन और उनके रहनुमा जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं वो सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज की इस तकरीब में प्रॉपर्टी के टैक्स और इंडस्ट्री के जिस तरह से इस सेमिनार का जिक्र किया जा रहा है ताकि सब मिलकर, वो रियल्टर्स मिलकर इसकी तामीर और तरक्की में अपनी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दें और सब इसी तरह का 1 अगस्त 2016 में आया था जब बिहार ने पहली दफ़ा प्रॉपर्टी के ऊपर वैल्यूएशन टेबल नाफिज की थी और जिसमें तमाम लोगों को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए हम बिहार के अफनान से रुजू करें और उसके बाद अपने ट्रांजेक्शन को मुकम्मल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में भी पूरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक आवाज़ पे मुत्तहद हुई थी और 17 अगस्त 2016 को हम सब वहाँ इस्लामाबाद में जमा हुए थे, जिसमें डेफ्टेरिया और इस्लामाबाद की तंजीम, नौरनाबाद से, कराची से दीगर तंजीम जमा हुई थी और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत ने तवज्जो से सुना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इत्तेहाद ने उस मसले को ख़त्म किया। आज 2023 है और फिर अगस्त का महीना है, कुछ चीज़ें आपस में ममासलत रखती हैं और मैं समझता हूँ कि आज का कन्वेंशन भी इंशाअल्लाह ताला 2016 की तरह हमारी रियल्टर बरादरी को उसी तरह से कामयाबी से हमकरार करेगा जिस तरह से 2016 में शुरू हुए। माशाअल्लाह रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के सीनियर तरीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी खिदमत रियल एस्टेट इंडस्ट्री से किसी से छुपी हुई नहीं है। इनका तजुर्बा, इनकी सोच इंशाअल्लाह ताला किसी के साथ मिलकर इस एहतजाज में आगे जिस हद तक भी जाना पड़ा हम चाहेंगे। रियासत जो है पाकिस्तान की माशाअल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसकी बुनियाद जो है कलमे की बुनियाद पर है
ईमान हमेशा से अल्लाह को जो है जवाबदेह होता है। पाकिस्तान की रियासत एक खुदकार रियासत है। बहुत सारे हुकूमती जो नुमाइंदगान है उनका कहना है कि जो मौजूदा टैक्स जो ज़मीनी बजट की शक्ल में लगाया गया है वो IMF के दबाव में लगाया गया है। तो क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को IMF जो है वो कदमों में रख दिया गया है और वो जो कहेंगे वो हम उस तरह से मान लेंगे? तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खुदमुख्तारी आज कहाँ खड़ी हुई है? तो मैं तो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हुकूमत को यही कहूँगा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत का हामिल मुल्क है और 23 करोड़ मुसलमान यहाँ बसते हैं। तो हमें अपने कलमे पे, कुरान पर यकीन रखते हुए अपने मुल्क के मफाद में जो फैसले लेने हैं वो हमें लेना चाहिए। जब घास खा के एटम बम बनाने की बात थी तो कौन ने इस पर भी लाभदायक कहा था। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री है जो हुकूमती सपोर्ट के बगैर बराह रास्त लाखों लोगों को और बिलवासन करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया कर रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री पर आप एक ऐसा काला कानून नाफिज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का गला फूट जाएगा और ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। ये कानून 7 सेक्शन 2 जो है वो मुकम्मल तौर पे इस इंडस्ट्री के तमाम काम को मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा। किसी दूसरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक फलती फूलती इंडस्ट्री को तबाह करना जो कि पहले ही ज़बूहाली का शिकार है, पिछले 2 साल से पाकिस्तान की करेंसी रिवॉल्यूशन का शिकार है और आज हमारी करेंसी 300 रुपये में $1 के बस खड़ी हुई है। गोल्ड के ऊपर लोगों का पैसा लगा हुआ है। जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2021 में चल रही थी आज उसके बिल्कुल बरक्स 2023 की पोजीशन है। मैं इस फोरम से हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जितने भी फाइलर्स हैं उनमें से सेक्शन 72A का खात्मा किया जाए और अगर ये शर्त रखनी भी है तो सिर्फ नॉन फाइलर्स के ऊपर जो है शर्त को रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर्स भी बने और हुकूमत को जो इस वक्त रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल हुकूमत के खजाने में जाना बंद हो जाएगा। तो हुकूमत अपने ऐसे इक़दाम से खुद अपना नुकसान करना जा रही है और दूसरे साथ लोगों को रोजगार को बंद करना जा रही है। बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी जो टेक्निकली भी बात है वो तो ज़रूर वो करेंगे, मगर जिस तरह के टैक्सेस हमारे ऊपर लागू किए गए हैं इससे हमारा कारोबार तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है और अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं। उन बातों की वजह से इतना कारोबार तबाह हो गया है कि लोग खुदकुशी करने पर तैयार हो गए हैं। तो मैं अपने अकाबरीन और हमारे जितने भी फेडरेशन रियल्टर ऑफ पाकिस्तान के लीडरान हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा इस पर भरपूर तरीके से एहतजाज की तरफ भी जाया जाए। और इसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात ज़रूर करना चाहूँगा। आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देख रहा होता हूँ कि ये अनइलेक्टेड और इलेक्टेड इशू बनाया हुआ है। मेरे दोस्तों, इलेक्टेड रियल्टर भी वही काम करता है जो नॉन इलेक्टेड काम कर रहा होता है। तो इस इशू से बाहर आ जाए, व्हाट्सएप की सियासत से बाहर आ जाए, अमली तौर पर अपने इस कारोबार के लिए जंग करें और रोडों पे निकलना पड़े तो इंशाल्लाह हम यकजा होकर एक आवाज़ होकर फेडरेशन की अम्ब्रेला के तले हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने हकूक़ हासिल करें। देखिए, ये जो टैक्स बढ़ाया है, जिसके मेरे भाई कह रहे थे IMF के कहने से बढ़ा दिया, ये IMF ये नहीं कहती कि प्रॉपर्टी के ऊपर आप टैक्स दुगना या तिगना या चौगुना कर दें। वो ये कहती है कि आपके जो अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए जो आपके रेवेन्यू है वो कम है, इसको आप पूरा करें। रियल एस्टेट एक वो सेक्टर था जिसने हमारी GDP ग्रोथ को सपोर्ट दी थी। 3.5% तक इस सेक्टर ने उसको लेकर आया था। उसकी वजह ये थी, और उस मीटिंग में मैं भी होता था कि इमरान खान साहब कि यहाँ पे ये डाल दिया गया था कि ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन जिससे 40-50 शोबे मुंसलिक हैं, इन सब को अगर उठाना है तो इस शोबे को आप मराद दें, इन शोबे को प्रमोट करें। और फिर हर 15 दिन के बाद, कभी कभी हर हफ्ते के बाद मीटिंग होती थी और सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बाद में इसको मेरा खुद समझ में नहीं
आ रहा है, लेकिन मैं आपके यहाँ जो इस डाइस पे खड़ा हुआ हूँ, तो एक कर्ज मुझे दिया है आपने इस जिम्मेदारी का, जिसके लिए परेशान होकर आप यहाँ जमा हुए। ये कहानी टैक्सेस की 1-1% पे शुरू हुई थी, फिर 1 और 2 कर दिए गए, फिर 2 से 4 कर दिए गए फाइलर नॉन फाइलर के, और फिर 19% के ऊपर यहाँ सब हदें खत्म हो जाती है। हर बिजनेस में एक मार्जिन होता है, उसके हिसाब से बिजनेस वायबल होता है, चलता है। अगर आप उससे निकल जाए तो बिजनेस ठप हो जाए। और वही हुआ कि ये जिस तरह से इन्होंने टैक्सेस बढ़ा के लगा तो दिए, 70 अरब इन्होंने रियल एस्टेट पे डाल के IMF को दिखा दिया कि जी ये देखें 70 अरब हमें मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस ठप हो गया। अब होगा क्या, ये पॉइंट बड़े समझने का है। पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया था 50-50 रुपए फी लीटर, और 300 अरब करके देना था IMF को, लेकिन साल में इंपोर्ट ही नहीं हुई पेट्रोल मसनूआत, उनकी खपत ही कम हो गई थी, उनकी डिमांड ही कम हो गई थी, तो वो पेट्रोलियम लीवे नहीं मिल सका 300 अरब का जो उन्होंने किया। तो जिस बिजनेस को अगर आप टांगे काट देते हैं और वो बैठ जाता है, गिर जाता है, तो फिर उससे कहां से टैक्स लेंगे आप? टैक्स लेने के लिए तो बिजनेस को आपको तबाह न बनाना पड़ता है, जिंदा रखना पड़ता है। तो ये कर्ज जो आपने मुझे आज यहाँ बुला के दिया है, उसके लिए मैंने बात की है एजाज साहब से भी, जो आपके चेयरमैन हैं, और मेरे घर में परसों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कॉमर्स मिनिस्टर और अहम लोग इस्लामाबाद के आ रहे हैं, और मैंने काउंसिल जनरल की हैसियत से और तमाम काउंसिल जनरल का मैं डीन हूँ, जो मुल्की गैर मुल्की है, डिनर दिया अपने घर के ऊपर परसों 5 तारीख। उसमें ये तमाम मुतल्लिका पॉलिसी मेकर्स लोग आ रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह जौहर साहब को, जो डिफेंस दफ्तर के आपके रिटेलर थे, जो मुझे मिलाया गया है, मैं इंशाअल्लाह उन्हें अलग मीटिंग करूँ, सामने बैठ के, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलते चलते हो रही है, दबाव में हो रही है, और ये भी चीज इसी तरह से हो सकती है। आपके चेयरमैन कल इसाक डार साहब से मिल रहे हैं इस्लामाबाद में, ये वही इसाक डार है और वही अखियार है जिससे आप लोग बजट से पहले मिले थे, और ये सब बातें आपने उनसे की थी, और आपसे उन्होंने इत्तेफाक किया कि आपको मजीद टैक्स लगाना मुनासिब नहीं है, आपका ये सेक्टर ठप जाएगा, बैठ जाएगा। तो आप रोएंगे नहीं तो माँ दूध भी नहीं देगा, बच्चा रोए नहीं। आप कल जाए इस्लामाबाद में, और परसों में इनकी एक्सक्लूसिव मीटिंग अपनी पार्टी के सरबरा जो पावर भी रखते हैं, और हमारे ताल्लुकात भी ऐसे हैं कि हम इसको जबरदस्ती भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। मैं तमाम मुंतज़मीन और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रिएक्टर्स और बहरिया टाउन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, एरिया का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इवन जितने भी लोग, जितने भी रिएक्टर्स जिन्होंने इस तकरीब में पाकिस्तान के पूर्वांचल से शिरकत फरमाई, मैं तमाम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो 7E और बकाया जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो जालिमाना टैक्सेस लगाए गए हैं, इनका मकसद क्या है? मेरे भाइयों, ये थोड़ी बड़ी बात है
जो भाई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे, जो अपने घरों का खर्चा रियल एस्टेट सेक्टर से चलाते थे, जिनके बच्चों का रोजगार रियल एस्टेट सेक्टर के साथ चलता था, उन तमाम लोगों को डिस्करेज किया गया है और डिस्करेज करके उन्हें ये ऑप्शन दी गई है कि अपना पैसा समेटिए और आइए सूदी निजाम में आते हैं और बैंकों में अपना पैसा रखिए, वहां पे आपको 20% और 22% मार्जिन मिलेगा। आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आप बैंकों में अपना पैसा रख लीजिए और जो हमारे आका कहते हैं उनके मुताबिक चलिए, तो लगता है तो जो क़याम पाकिस्तान का मकसद था हम उससे बिल्कुल हट चुके हैं और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की जो ये गवर्नमेंट है, इसने मकसद क़याम पाकिस्तान के साथ बगावत को अलग कर दिया है और रियासत ने अवाम के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखा जाए, आप दुबई की एग्जांपल ले, आप पुर्तगाल की एग्जांपल ले या किसी और कंट्री की एग्जांपल ले, वो इसे प्रमोट करते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो पासपोर्ट प्राप्त करती है, टर्की कहते हैं कि आइए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको पासपोर्ट देंगे। अगर ये सेक्टर इतना ही खतरनाक है तो वो तरक्की करने वाले ममालिक क्यों इसे प्रमोट कर रहे हैं? यहाँ पर वजह सिर्फ ये नहीं है, ये IMF के नाम पर सिर्फ अपने आकाओं को प्रमोट करने की बात है। तो मैं आज लाहौर रियल्टर्स की तरफ से, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स की तरफ से तमाम उन लोगों को पैगाम दे देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने वादे किए कि हम स्टेक होल्डर्स को हमेशा साथ लेके चलेंगे, लेकिन अपने वादों से मुकरे, झूठ बोला और झूठा बजट पेश किया और झूठा बजट पेश करने के बाद में फिर रात की तारीखी में टैक्स लगाए। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ना वो 2016 के इंतजाम को भूले, ना 19 के इंतजाम को भूले। आज भी ये रियल एस्टेट कम्युनिटी पेशावर से लेकर कराची तक, खैबर से लेकर सीट तक ये इकट्ठी है और आज भी ये बच्चे कटवाना भी चाहती है और FIR कटवाना और चिका भी चाहती है। हम खून के आखिरी कदम तक अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी का साथ देंगे और इंशाअल्लाह इस हक के साथ खड़े रहेंगे। ये था 6 जनवरी को भी मैं इदार साहब की दावत पर इस्लामाबाद गया था। आज तकरीबन 2 गाड़ी लेते गया कराची आए, दोस्तों को लाया हूँ, दोस्तों को पता लगे कि काम किस तरह होता है, मालूमात हो दोस्तों। तुमने ये उसी तौर पे फेडरेशन ऑफ ट्रैक्टर्स के चेयरमैन इदार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक छोटे से इलाके के लोगों को याद किया और मौका दिया है कराची आने का। और इकबाल साहब से मेरी 2-3 दफा बात हो चुकी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा आपके खास की तरफ से कि पाकिस्तान में फेडरेशन ऑफ ट्रैक्टर्स जान हमें याद करेंगे बिल्कुल खास को इंशाअल्लाह हम खुद की आवाज़ पे रखेंगे और इंशाअल्लाह कभी साहब की बात हो रही है और ये है कि ये खत्म किया जाएगा। हमारी खाली है इंडस्ट्री का शिकार है और इंशाअल्लाह इसका करने से प्रक्रिया 20 के साथ जो इंडस्ट्री है वो भी चलने लगेगी। और से हम ये इन्वेस्ट करते हैं इसका फोकस करके चलाया जाए और इसके साथ साथ दूसरी इंडस्ट्री चले। थैंक यू। बाकी मेरी जाती में अपनी ऐसा हम लोग तो डिस्प्लेरियन है, अपनी ड्यूटीज पे काम करते हैं और ये क्योंकि एजाज साहब की तरफ से और बेरियम की तरफ से जो ये आज हो रहा प्रोग्राम, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अभी जो बातें हैं ना वो निकल चुकी हुई हैं कि आप लेटर लें और इनके साथ बैठे, गवर्नमेंट के साथ बैठे।
देखिए जो भी गवर्नमेंट आएगी ना, ये तो मैं आपको बात बताऊं, जो हर इंसान का तजर्बा है, हमारा भी इतना तजर्बा है, जो भी आएगी वो पागल ही बनाएगी आप लोगों को, आपको सच का दरवाजा नहीं दिखाएगी। और जो अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला करते हैं तो ये खर्चे जो है हम ये बेयर कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम अपने खर्चे कम नहीं करते, अपनी कैबिनेट को कम नहीं करते, अपनी ट्रैवलिंग को कम नहीं करते, अपनी ट्रैवलिंग को नॉर्मल नहीं करते, टैक्स की बरमार करते हैं। किसके? IMF के कहने पे। IMF से हमने छुटकारा पहले भी हासिल कर लिया था, और अगर हम एक कौम बन जाते हैं, एक नेशन बनते हैं, तो आज भी हम छुटकारा हासिल कर। पूरा बिजनेस कम्युनिटी अफेक्ट हुई, रियल एस्टेट से जितने लोग थे क्राइसिस का शिकार हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इजाज साहब की, सदर इजाज साहब जो हमारे फेडरेशन के सदर है, उनकी आवाज़ वो लगे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इतना बड़ा मजमा कराची से उन्होंने इस आवाज़ को बड़ा चाहते और कराची वालों ने जिस तरह वेलकम का, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले कन्वेंशन के लिए कराची को चूज़ किया। मैं अपनी तरफ से जल्द ही वो मुकर्रर हैं कि जो कि अब इख्तितामी जानिब हमारी हमारी रियल से कराती है, यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान के दूर से, हम सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें टाइम जी मैं पसंद कर दिया गया। तो ये तमाम तरह साजिश है, ये पहिया चलाने की नहीं है, ये पहिया आगे घुमाने की नहीं है, ये कानून को मजबूत करने की नहीं है, ये जो टैक्सेस है, टैक्स कलेक्शन है, उसको बढ़ाने की नहीं है। ये पाकिस्तान दुश्मनी की एक साजिश है कि जिसके तहत वो लोग जो अपना सरमाया यहाँ से लूट कर चुके थे, या वो करके उसके बाद उन्होंने ये देखा कि अब जिस तरह भी आप मेरे से पहले बहुत आपको बता रहे थे कि दुबई की जो प्रॉपर्टी है वो 30% ऊपर और पर्सन की है, जिन्होंने इस चीज का बेनिफिट लिया है। इसके सपोर्टर भी वही है जो 7 के सपोर्टर है, जो इस जो गेन टैक्स को बढ़ाने के सपोर्टर है। 16 में आपने कन्वेंशन किया था, जिसकी मेजबानी सिर्फ क्लियर ने की थी और पूरे पाकिस्तान को बुलाया था। आज हमारे कितने बात हुए और इसकी मेजबानी आज फिर क्लियर करना है। इंशाल्लाह जीत आप ही की होगी और तमाम डिक्लेरियन, तमाम रेटर्स की होगी। मेरे साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्तेमाल कर रहे थे, आपने ये प्रोग्राम क्यों इनेकार किया है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्स के मसाइल हैं, वो टैक्स भी आप देख रहे हैं कि वो मुश्किल हालात से गुजर रहे, तो आप 7E देने में 7E देखिए टैक्स के खिलाफ मैं आपको बताऊं कि जिस प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है और जहाँ अल्लाह पाक ने हमें इज्जत की है, रिस्क किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर उस प्रोफेशन में अगर कोई कुछ भी मसाइल आ जाए तो हमें उस कम्युनिटी का साथ देना चाहिए। उसी की कोशिश है ये जो कहते जिम्मेदारी हम सब कर लागू होगी। साथ साथ में आपको टैक्स के हवाले से एक बात बताऊँ कि आप ये नोट करेंगे 2008 में हम टैक्स हमारे पाकिस्तान के लिए 1008 और उस वक्त हमारा आज 2023 में जो हमने परमिशन दी है और आज भी उन्होंने इसको यानी 15 साल के बाद हम 8 टैक्स पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन साफ मुझे बताया कि क्या टैक्स कलेक्शन का इशू है या टैक्स के पैसों के इस्तेमाल का इशू है। तो हम ये समझते हैं कि खाली टैक्स का मामला नहीं है, हमारे जो एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान में वो भी कंट्रोल होने चाहिए और वो करंट एक्सपेंडिचर हमारा कम से कम 1-2% जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो खेल है दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि टैक्स से इनकार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 7E ने ना हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर को दबाने की हमारी आप इस चीज़ को गौर करें कि इस वक्त पूरी दुनिया
दुनिया में जहाँ भी करंट अकाउंट डेफिसिट हिट करता है वो अपने रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केटिंग करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर को एक्सपेक्ट करते हैं और पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। वो देखें चाहे तो आप यूरोप में ग्रीस को देख लें, पुर्तगाल को देख लें, आप स्पेन को देख लें, तुर्की को देख लें, 2 लाख 4 लाख यूरो में हमें पास होते हैं कि आइए आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। कहने का मकसद ये है हम अपने पड़ोसी दादा मुल्क को देख रहे हैं, वो हमें आज $5 लाख में टेंडर मिला दे रहा है, हमारे सारे जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो वहाँ चले गए। इन तमाम कंट्रीज को पता है कि इजी एक्सेस करेंगे, इसमें किसी किस्म का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, इसमें किसी आईएमएफ की किसी वर्कर की कोई शराइ नहीं है। उनको ये पता है कि इसमें हमें उन्हें रोजगार, उनके आवाम को रोजगार मिलता है, उनको पता है कि इससे बचाव फ्लैट इंडस्ट्री का अवसर है। लेकिन इसके बारे में हम क्या करते हैं, हमारे जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, आप ये देखें कि उन्होंने 7 EM पे इम्पोज कर दिया और उन्होंने टॉप शोज पे टीवी के आगे हमेशा से ये कहा है कि मैंने इसलिए इम्पोज किया है कि आप लोग जो हमारे इन्वेस्टर जो पाकिस्तानी है प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी जगह वो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें ताकि इंडस्ट्री ग्रो करे। आप ये देखें उनके पास कोई पॉलिसी थी नहीं, लोगों ने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की नहीं, वो डॉलर की तरफ चले गए और डॉलराइजेशन का सिलसिला नया शुरू हो गया। आप ये देखेंगे 200 रुपये का डॉलर 300 रुपये हिट कर गया और हमारी मुल्क की मैशत नीचे ले गई और इस इंसेंटिव के इम्पैक्ट की वजह से हमारी रेमिटेंस $4 बिलियन कम हो गई और 200 से 300 रुपये डॉलर होने के बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट $3 बिलियन। तो हमने इसे क्या हासिल किया, हमने इसको दवाई के दाने पे पहुँचा दिया जो हम सारी